हेलो, गुड इवनिंग। आप सबों का पुनः एक बार स्वागत है। और जैसा कि हम लोग प्रत्येक क्लास में सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं क्लास की, तो आज पुनः हम लोग हिस्ट्री ऑफ द डे से ही शुरुआत करेंगे। इस बीच में हमारी कुछ क्लासेज नहीं हो पाई थी, तबीयत खराब की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो आज पुनः हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। तो आज केवल 2 दिनों का इतिहास हम लोग देखेंगे, एक 8 मई का और दूसरा 9 मई का। तो क्लास प्रारंभ करने के पहले ही एक सवाल आपके लिए है, और ये सवाल यह है कि भारत में पहला आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए रहेगा कि भारत का पहला असहयोग आंदोलन कब हुआ था। यह जवाब देकर आपको बताना है। और शायद पिछली क्लास में भी कुछ सवाल रह गया था, यदि याद हो तो उसका भी आप कमेंट करें। कि फिलहाल अभी आप लोग पहला असहयोग आंदोलन भारत में कब हुआ, जवाब दे। रुक्मिनी, गुड इवनिंग। चलिए फिलहाल तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। तब तक आप लोग यदि हो तो पहला असहयोग आंदोलन के बारे में जवाब मिले तो दे। नीरज कुमार, गुड इवनिंग। चलिए, तो कल 8 मई का इतिहास होगा और आज का 9 मई का इतिहास होगा। तो 8 मई के इतिहास में सबसे ऊपर लिखा हुआ है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस से सवाल बनता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम क्या है। तो आप नाम देख रहे होंगे, हेनरी ड्यूनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट है, जिनका कल 8 मई के दिन जन्मदिन था, इसीलिए इनको हिस्ट्री ऑफ द डे में शामिल किया गया है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट है। दूसरा है गिरजा देवी का भी कल 8 मई के दिन जन्मदिन था। 1929 में इनका जन्म हुआ था। तो सवाल ईयर के ऊपर नहीं होता है, बल्कि पूछा जाता है कि गिरजा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सवाल पूछा जाए तो शास्त्रीय संगीत आपका आंसर कर देना है। और शास्त्रीय संगीत यदि ऑप्शन में ना हो तो शास्त्रीय संगीत की एक विशेष शैली होती है ठुमरी। तो गिरजा देवी का संबंध ठुमरी गायन से है। इन्होंने ठुमरी को ही लोकप्रिय बनाया था भारत में। तीसरा, 8 मई के दिन ही जो तीसरी घटना हुआ है मीर कासिम। जैसा कि आपको पता होगा कि मीर कासिम मीर जाफर का दामाद भी था, और बक्सर युद्ध का मुख्य कारण कहा जाए तो मीर कासिम ही था। इसने 1760 से 1763 ईस्वी तक 1760 से 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। और इसी के जस्ट अगले ही साल 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना अंग्रेजों से हार गई थी, और यही से अंग्रेजी शासन भारत में हमेशा के लिए अस्थायी हो गया या सीमेंटेड हो गया था। पुनः रेड क्रॉस के जो संस्थापक है हेनरी ड्यूनांट, इनका कल जन्मदिन भी था। और दूसरी घटना है कल कि विश्व रेड क्रॉस दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 8 मई। और दूसरा है विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो इन दोनों का जवाब एक ही होगा, 8 मई। नेक्स्ट, चेचक, जिसे कि इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। तो WHO के द्वारा, वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, 1980 में WHO के द्वारा स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक को विश्व से समाप्ति की घोषणा की गई थी 8 मई के दिन ही 1980 में, इसलिए इसे इतिहास में शामिल किया गया है। और कल की जो लास्ट घटना हुआ है वासुदेव चापेकर। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक नाम चापेकर बंधु। इसमें 3 भाई थे, उन 3 भाइयों में से वासुदेव चापेकर की 1899 में 8 मई के दिन ही मृत्यु हुई थी। तो यह 8 मई का इतिहास है। अब 9 मई के इतिहास की तरफ हम लोग चले, तो आज का इतिहास में सबसे प्रमुख होगा एक मेवाड़ के शासक जो है महाराणा प्रताप। कहां के शासक है यह, तो राजस्थान के मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। इनका आज जन्मदिन है, आज ही के दिन 1540 में, याद रखेंगे आप।
आज ही के दिन 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हें शामिल किया गया है। इनके ऊपर एक सवाल यदि पूछा जाए तो आज के दूसरे सवाल में आपको दूसरा सवाल आज के लिए आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि दूसरा सवाल यह होगा कि महाराणा प्रताप के दो घोड़ों का नाम, सॉरी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, हमें पता है। आपको इनके दो हाथियों का नाम बताना है। इनके घोड़े का प्रमुख घोड़े का नाम था चेतक। तो इनके पास बहुत सारे हाथियों में से दो प्रमुख हाथी थे। उन दोनों हाथियों का नाम, किसी भी एक हाथी का नाम हो तो आप बता दे। प्रवीण सिंह का आंसर आ रहा है। अच्छा, पहले सवाल का कि पहला असहयोग आंदोलन कब हुआ था? रुक्मिणी का भी जवाब आ रहा है, सालू सैंकी का भी, साक्षी चौहान का भी। हाँ, एक सवाल जो पिछले क्लास में पूछा गया था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की थी? तो सही है रुक्मिणी आपका। लता कुमारी का भी जवाब आ रहा है। दीपक कुमार, विनोद प्रजापति, हेलो। चलिए, तो आज दो सवाल आपके लिए, एक पहला असहयोग आंदोलन कब हुआ या किसे कहा जाता है, और दूसरा कि दो हाथियों का नाम, महाराणा प्रताप के दो प्रमुख हाथियों का नाम, किसी एक का भी नाम पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो महाराणा प्रताप का बर्थडे, दूसरा 9 मई के यानी आज के दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जन्मदिन है। और गोपाल कृष्ण गोखले का दिन जन्म वर्ष याद रखना है, तो याद ऐसे रखना है कि इनका जन्म वर्ष होगा 1866। 1866 में आज ही के दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। अब ये कैसे याद रखेंगे तो इसके ऊपर थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अगली घटना के ऊपर बात कर ले तो तेंजिंग नोरगे 9 मई के दिन याद रखेंगे कि तेंजिंग नोरगे का यहां देखा जाए तो डेथ डी लिखा हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी तेंजिंग नोरगे का। तो मृत्यु कब हुआ, क्यों हुआ, यह याद रखने का विषय नहीं है। विषय यह यहां से जीके निकलता है कि तेंजिंग नोरगे और एक नाम होगा एडमंड हिलेरी। ये न्यूजीलैंड के पर्वतारोही हैं और ये मूलतः नेपाल के हैं। तो तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी विश्व के दो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, याद रखेंगे आप, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहले चढ़ने वाले यही दो व्यक्ति हैं। रुक्मिणी, अच्छा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सही है। प्रिया इंदु शर्मा, गुड इवनिंग। विनोद प्रजापति का भी जवाब आ रहा है, गणित का भी आ रहा है और रमन जी का भी जवाब आ रहा है। चलिए, सही है आपका, देखा जाए सही है या नहीं, देखेंगे हम थोड़ी देर में। चलिए, तो तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। और आज चूंकि तेंजिंग नोरगे का पुण्यतिथि है, इसीलिए आज के दिन को शामिल किया गया। सवाल पूछता है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की और दूसरा कब चढ़ाई की, तो साल पूछे तो साल याद करना है 1953। 1953 में यह फतह हासिल किया गया था तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी के द्वारा। तो यह 2 दिन का इतिहास रहा, 8 मई और 9 मई का। हम लोग आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर, चूंकि जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोखले के इर्द गिर्द घूमेगा। तो थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे। पिछले क्लास में जो पूछा गया था सवाल एक था कि यही गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की थी, तो रुक्मिणी का जवाब सही है और वो जवाब है औरंगजेब से लॉर्ड कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर के आज थोड़ी सी चर्चा कर ले, कुछ जी के यहां से निकलता है। तो नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहां पर इनका जन्म पूछे तो 1866 में
आज ही के दिन अर्थात 9 मई को इनका जन्म हुआ था। अब याद रखने का तरीका क्या होगा, तो 3 साल पहले और 3 साल बाद। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म साल हो गया 1866, इनके 3 साल पहले आते हैं तो 1863, और 3 साल आगे जाते हैं तो 1869। शायद मालूम चल गया होगा। तो 1863 जो है यह किसका जन्म साल है, तो यह साल होगा विवेकानंद का। और 1869 कहा जाए तो यह किसका होगा, तो यह होगा महात्मा गांधी का जन्म साल है। तो जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के गुरु थे, गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। यहीं पर एक सवाल और याद कर लीजिए कि एक नाम और आप सुनेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना साहब भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना करते थे। तो गांधी और जिन्ना आप कह सकते हैं कि दोनों के गुरु का नाम पूछ ले तो गोपाल कृष्ण गोखले कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवेकानंद से 3 साल छोटे हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले से 3 साल छोटे हो गए गांधी जी। और यदि और 3 साल पहले आते हैं तो 1860, यदि याद होगा 1860, 3 साल पहले आते हैं तो भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स, भारत में आयकर की शुरुआत 1860, और 3 साल पहले आ जाए तो 1857, पता होगा सिपाही विद्रोह। इस तरह से हम 3-3 साल के ऊपर सवाल ऐसे कुछ याद रख सकते हैं कि 1857 में सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह के 3 साल बाद इनकम टैक्स भारत में प्रारंभ होगा, और यहीं से भारत में कहा जाता है कि बजट बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। फिर 3 साल आगे आते हैं तो विवेकानंद का जन्म दिन होगा 12 जनवरी, जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विवेकानंद के जन्म साल के 3 साल बाद 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म, और गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के गुरु हैं उनके जन्म के 3 साल बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म होगा। तो इस तरह से हम 1, 2, 3, 4 और 5 वर्षों के प्रमुख घटनाओं के ऊपर चर्चा हमारी हो चुकी है। अब एक ये जन्म साल है गोपाल कृष्ण गोखले का, तो गोखले की मृत्यु, तो यहां से याद रख लेंगे ये साल होगा 1915, तारीख होगा 19 फरवरी। 19 फरवरी 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाएगी। अब 1915 यदि याद नहीं रहे तो याद आसानी से हो जाएगा कि 21 वर्षों के बाद गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटेंगे। तो गांधी जी जब अफ्रीका से लौटेंगे वो तारीख था 9 जनवरी 1915, और इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्षों के बाद वापस आने पर। सवाल यह भी पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष के बाद गांधी जी पूर्णतः भारत लौट आए थे, तो याद होगा तो 1893, 1893 में यह भारत से बाहर गए हुए थे, और 1915 में यह 21 वर्षों के बाद लौटकर भारत आए थे। 1893 का साल यदि आपको याद होगा तो इस साल भारत से 2 व्यक्ति बाहर गए थे, एक अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, और 93 में ही शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे कौन, स्वामी विवेकानंद, और 93 में ही एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ था। तो 1893 कुछ इस प्रकार याद करेंगे। 1893 के 21 साल बाद 1915 जब भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होगा, उसी 1915 में जनवरी महीने में गांधी लौटेंगे, और अगले ही महीने फरवरी में गांधी के गुरु गोखले की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से गोखले के सहारे, इनके जन्म साल के सहारे हम लोगों ने कुछ इतने वर्षों के ऊपर चर्चा की। अब गोपाल कृष्ण गोखले का सवाल एक और पूछता है कि गांधी के गुरु तो गोखले, तो आप कमेंट करके जरा बता दें कि गोखले के गुरु का नाम क्या। चलिए आपको बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है। और
जो सवाल था एक तो असहयोग आंदोलन के ऊपर सवाल रहा और दूसरा घोड़े के ऊपर रहा। तो उम्मीद है कि अब तक आप लोग का कुछ कमेंट आया होगा। पुनः 1866 अर्थात यहां से हम लोग कनेक्शन करेंगे कि 1857 सिपाही विद्रोह के 3 साल बाद आयकर की शुरुआत, आयकर के 3 साल बाद विवेकानंद का जन्म, विवेकानंद के जन्म के 3 साल बाद गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म और गोपाल कृष्ण गोखले के जन्म के 3 साल बाद गांधी का जन्म। तो ये ईयर का कुछ कनेक्शन हुआ। अब गोखले की मृत्यु पूछे तो 1915 को याद रखना है। कैसे? तो 15 में 21 वर्षों के बाद गांधी का आना जनवरी में और फरवरी में गोखले की मृत्यु। अब इसके ऊपर आगे सवाल बनेगा गोखले पर। अब गोखले पर सवाल एक और बन जाता है कि इनके गुरु का नाम तो बताना है। दूसरा कि गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। तो एक सवाल यहां से निकलता है। दूसरा, अभिषेक अभी गुड इवनिंग, रुक्मणी कुमारी सही है, अमन कुमार चौरसिया का भी कुछ जवाब आ रहा है, बल्लू गुड इवनिंग, रमन का भी जवाब आ रहा है। चलिए, अब 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना, और यहीं से याद करेंगे कि इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया कि भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। और यहीं से सवाल था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किसी से की थी, तो किससे की थी? तो इन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो इतना सवाल गोपाल कृष्ण गोखले के बहाने हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग चलेंगे मुख्य मुद्दे के ऊपर। फिलहाल गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम का जवाब सही आ रहा था हम लोग का एमजी रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है महादेव गोविंद रानाडे। और जो सवाल पूछा गया था कि भारत का पहला असहयोग आंदोलन किसे कहा जाता है, तो आज जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के साथ, उसी कहानी के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि भारत का पहला असहयोग आंदोलन किसे कहा जाता है। और एक सवाल पूछा गया कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, तो उनके 2 हाथियों का नाम यदि याद होगा तो एक का नाम रूना बिल्कुल सही है और दूसरा का नाम सही बता रहे हैं आप लोग राम प्रसाद। यदि इस राम प्रसाद जो घोड़ा था, ये हाथी था, ये महाराणा प्रताप का इतना प्रतापी हाथी था कि इसने अकबर को नाको चने चबा दिया था। और अकबर ने इसे पकड़ने के लिए जब हाथी भेजा तो अकबर जब राम प्रसाद को पकड़ लिया तो इसका नाम बदल दिया था। याद रखेंगे आप लोग, नाम बदला किसने? तो अकबर ने। और महाराणा प्रताप का जो सबसे प्रमुख जीके बनता है कि 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच माना जाता है। तो यहां याद रखेंगे कि महाराणा प्रताप के 2 हाथी का नाम, एक का रूना और दूसरा राम प्रसाद था। और राम प्रसाद नामक हाथी को अकबर ने पकड़कर इसका नाम बदल दिया था। तो आज का क्वेश्चन ये है कि इस अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर क्या किया था? यदि हो तो आप इसका कमेंट करें। और जो एक सवाल पूछा गया है कि पहला असहयोग आंदोलन, उस आज के क्लास के थ्रू हम लोग उसका आंसर सीखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग चलेंगे मुख्य क्लास की तरफ। तो पिछली क्लास में हमारा जो मुख्य पॉइंट हुआ था कि 1905 1906 यानी 1906, 1907, 1908, 1909 और 1910। और आज हम चलेंगे 1911, 1912, 13,
माफी चाहूंगा आप लोगों से, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से नेट बंद हो गया था, इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो गया। पुनः क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी हमारे सामने कुछ वर्ष लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, 1905 से लेकर 1910, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में कर रखी है। और आज है 1911 से 1917 का इतिहास होगा, और इतिहास हिस्ट्री के साथ पॉलिटी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि 1905 में जो प्रमुख घटना हुई थी वह था बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, और 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। 1908 में महत्वपूर्ण तो है नहीं, खुदीराम बोस, क्योंकि हम पॉलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खुदीराम बोस महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद रखें 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और 1909 जिसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पढ़ा जा चुका है। 1909 में एक अधिनियम लाया गया था और इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। 10 महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ दिया जाए। तब यहां से बंगाल विभाजन से ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा याद होगा, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था फूट डालो और राज करो की नीति, जिसका परिणाम यह हुआ कि अगले ही साल 1906 में कांग्रेस दो भागों में बट गई और यहां से मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई। और फिर अगले ही साल जो बची हुई कांग्रेस थी वह भी दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। तो यहां से एक गरम दल अलग हो गया और यहां एक नरम दल अलग हो गया। और इसी के आधार पर चूंकि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल को बांटा था हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म ही करने के लिए, और इसी के परिणाम हुआ कि इसके 4 साल के बाद उस वक्त के भारत सचिव मार्ले और उस वक्त के वायसराय मिंटो के द्वारा जो एक सुझाव दिया गया, उसी के आधार पर एक अधिनियम बनाया गया मार्ले मिंटो सुधार। और इसकी जो प्रमुख मांग थी या इसका जो सुधार था वह था सांप्रदायिक चुनाव। अर्थात यह कहा गया कि धर्म के आधार पर भारत में चुनाव कराया जाएगा, और मुख्य रूप से याद रखें कि मुस्लिमों के लिए व्यवस्था की गई थी कि जो मुस्लिमों का चुनाव होगा वो केवल मुस्लिमों के द्वारा होगा और यह चुनाव अलग तरीके से कराया जाएगा। यह मार्ले मिंटो सुधार की सबसे बड़ी विशेषता भी है, और पाकिस्तान का जो बीजारोपण कहा गया था इसी अधिनियम में कर दिया गया। अब आगे चले, और ये पूरी की पूरी घटना 1905 से 10 तक जब घट रही थी, उस वक्त के जो लॉर्ड का नाम याद रखेंगे आप लोग, मिंटो द्वितीय थे, जो नवंबर 1905 से नवंबर 1910 तक भारत का वायसराय रहे थे। अब आगे है 1911, और इसी वक्त 5 में याद होगा तो एक बैठक कांग्रेस की हुई थी बंगाल में, अर्थात बनारस में। और इस बैठक की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका कि आज जन्मदिन भी है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और इसी गोखले ने बंगाल बांटने वाले कर्जन की तुलना, जो पढ़ चुके हम लोग, इस गोखले ने कर्जन की तुलना किससे की थी? औरंगजेब से की थी। तो इतनी बातों की चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब आज जो मुख्य मुद्दा होगा 1911 जो नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, ये 5 के ठीक नीचे दिखाई पड़ रहा होगा। तो 1911 की जो महत्वपूर्ण घटना है वह है दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली में दरबार लगाया गया, और यह पढ़ चुके हैं कि दिल्ली में कुल 3 दरबार लगाया गया था। एक 1877 में, दूसरा 1903 में, और तीसरा 1911 में। तो जो तीसरा और आखिरी दिल्ली दरबार लगाया गया, इसी दिल्ली दरबार में पढ़ा जा चुका है इस बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा। और यह 12 दिसंबर, तारीख भी आप याद रखेंगे कि 12 दिसंबर को इस दिल्ली दरबार से घोषणा, 2 प्रमुख घोषणा की जाती है। एक, इस बंगाल विभाजन को जो था रद्द किया जाता है, और दूसरा, भारत की राजधानी अब कोलकाता नहीं होकर अब भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी। तो इसे 11 की 2 प्रमुख घटना, अर्थात
भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल से निकल रही थी, इन क्रांतिकारी गतिविधियों को अंत करने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और इनके ऊपर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया तो जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा किया गया कि अब राजधानी को बंगाल अर्थात कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली ला लिया जाएगा और इसे बंगाल विभाजन को हम रद्द कर देंगे। और यह अगले साल 1912 में, याद रखेंगे, घोषणा का साल था और जो यह घोषणा लागू हुआ 1912 में, तारीख याद रखेंगे 1 अप्रैल। अर्थात यदि पूछा जाए कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा कब हुई तो 1911 और बनी कब तो 1912 में 1 अप्रैल। तो इन दो घटनाओं के जरिए अंग्रेजों का प्रयास रहा कि इस बंगाल विभाजन के पश्चात जो क्रांतिकारी गतिविधियां उत्पन्न हुई थी उनके ऊपर लगाम लगाना, और इस तरह से कुछ हद तक सफल भी रहे। अब आगे आपको साल दिखाई पड़ा 1913, जो महत्वपूर्ण है छोड़ दिया जाए। अब साल है 1914 और यहां से पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ होगा। कैसे? तो याद होगा इस 1908 में खुदीराम बोस के बाद एक और प्रमुख घटना हुई थी बीजी तिलक को लेकर। 1908 में बीजी तिलक साहब को याद होगा तो मांडले जेल भेज दिया गया था, यानी अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया और इसी 6 सालों की सजा थी इनको। तो 1914 में याद रखें महीना होगा जून का, तो जून 1914 में मांडले जेल से तिलक साहब को छोड़ दिया गया। तो जून 1914 में 2 प्रमुख घटना यहां याद रखेंगे, यदि जून लिख दिया जाए तो जून 1914 की 2 प्रमुख घटना आप याद रखेंगे और यही से फिर इतिहास एक नया मोड़ लेगा। पहला, तिलक जेल से रिहा होते हैं और दूसरा याद होगा तो 14 में जून में ही प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। और इन्हीं दोनों घटनाओं के बहाने आगे का जो इतिहास होगा वो एक नया रुख ले लेगा। तो अब तिलक जब जेल से छूटते रिहा होते हैं जून 14 में, तो यह पुणे पहुंचते हैं और पूना में यह एक आंदोलन प्रारंभ करेंगे जिसको नाम दिया जाएगा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत स्टार्ट करेंगे 14 में, लेकिन यह जो आंदोलन होगा याद रखेंगे होम रूल आंदोलन, इसका साल होगा 1916, याद रखिए आप लोग। अर्थात जब जेल से रिहा हुए तो लोगों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया, चूंकि कांग्रेस से गरम दल वालों को अलग कर दिया गया था, जो कि आप देख रहे हैं सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो चुकी है। और 7 के जस्ट अगले साल 1908 में इन नरम दल वालों ने एक ऐसा नियम बनाया कि जिससे ये गरम दल वाले कांग्रेस में शामिल ही नहीं हो सके। और कहा जाता है कि सूरत विभाजन के बाद अगले कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर केवल नरम दल वालों का ही राज रहा। अब यहां से गरम दल का सूत्रपात पुनः होगा वो 1914 में जब जेल से रिहा हो गए बाल गंगाधर तिलक, तब पुनः यह एक नई पार्टी बनाने का विचार लाएंगे। क्यों? कि चूंकि अब गरम दल वाले कांग्रेस से अलग है और इसी नई पार्टी का विचार के परिणाम स्वरूप 2 सालों के बाद 14 में रिहा होंगे और 2 साल के बाद 1916 में महीना याद रखिए अप्रैल और डेट यदि याद हो जाए तो 28 अप्रैल था, डेट याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल 1916 में और जगह होगा पूना, महाराष्ट्र के पूना से तिलक के द्वारा जो कि 14 में रिहा हुए होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और इसी 16 में याद होगा तो सितंबर महीना में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की जाएगी। अब ये एनी बेसेंट और तिलक मिलकर होम रूल के जरिए स्वराज प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब स्वराज के ऊपर याद होगा तो 1905 के बाद जो 6 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यह अधिवेशन हुआ था कोलकाता में और इसी कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द की मांग की गई थी। और जब साथ में कांग्रेस 2 भागों में बट गई और तिलक जेल चले गए तो स्वराज का मामला ठंडा पड़ चुका था और नरम दल वालों का इसके ऊपर वर्चस्व शामिल हो गया था।
अब जब 16 में 14 में जब जेल से रिहा होंगे तो यहां से पुनः स्वराज की मांग रफ्तार पकड़ेगी और इसके पीछे एक तिलक और दूसरा नाम याद रखेंगे आप कौन होगा, तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाएगा और इसके जरिए स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो पहली घटना। दूसरी घटना 14 में ही जून महीने में याद रखेंगे 37 देशों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था और यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में याद रखें 2 ग्रुप में पूरा विश्व बटा हुआ था। एक तरफ ए बी था और दूसरी तरफ याद रखेंगे जेटी का नाम, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य रूप से आप याद रखें केवल कि एक गुट था जो ए बी था और एक गुट था जो जेटी था। ए बी का मतलब हो गया अमेरिका और ब्रिटेन एक गुट में थे और जर्मनी और टी से तुर्की, और यही मुख्य मुद्दा हो गया याद रखेंगे आप लोग तुर्की का मामला। तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ब्रिटेन एक तरफ होंगे और जापान और तुर्की एक तरफ होंगे। अब प्रथम विश्व युद्ध में आप जान रहे हैं कि ब्रिटेन का कब्जा भारत के ऊपर था और यदि ब्रिटेन तुर्की के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है और तुर्की में याद है तो तुर्की में एक पोस्ट होता है खलीफा का होता था, तुर्की में एक पोस्ट होता था खलीफा का, और इस्लाम धर्म में खलीफा का पद पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा का पद ही सर्वोच्च माना जाता था। पूरे विश्व के मुसलमान इस पद को काफी इज्जत और रिस्पेक्ट देते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ लड़ने लगा तो मुस्लिमों को यह प्रतीत हुआ कि जो तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन लड़ रहा है वो हमारा कभी भी साथी नहीं हो सकता है। और 6 में यही कहकर अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग बनवाई थी कि देखो कांग्रेस जो है वो तुम्हारी संगठन नहीं है, मुस्लिमों का भला कभी भी कांग्रेस नहीं कर सकती है, इसलिए मुस्लिमों का भला चाहिए तो एक अलग पार्टी बनाओ। और यह कहकर अंग्रेजों ने 6 में मुस्लिम लीग बनवाई थी। और जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और तुर्की जब 2 ग्रुप अलग अलग हो गए और तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया तो इससे खलीफा के पद अर्थात तुर्की में खलीफा के पद के मामले में अंग्रेजों द्वारा इंटरफेयर किया गया और इससे पूरे विश्व के मुसलमान खास तौर पर भारत के मुसलमान काफी नाराज भी हुए थे। ये 14 की पृष्ठभूमि याद रखेंगे कि तिलक का रिहा होना और प्रथम विश्व युद्ध का छिड़ जाना, यह 14 की 2 प्रमुख घटना होगी। अब साल आएगा 1915। अब यहां इस चीज को थोड़ा इधर ले लिया जाए तो ए बी हो गया और इधर जेटी का मामला हो गया। अब प्लस तुर्की का मुख्य मामला याद रखेंगे आप लोग यहां से। अब साल है 1915 और महीना याद ही होगा कि जनवरी का महीना होगा। तो एक महीना जनवरी का होगा, एक आपको फरवरी याद करना है और एक आपको नवंबर याद करना है। 1915 में 3 महीना याद रखना है, जनवरी, फरवरी और नवंबर। जनवरी क्या होगा तो 1915 में जनवरी के महीने में गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना होगा। फरवरी अर्थात अगले ही महीने गांधी के गुरु गोखले की मृत्यु और फरवरी के बाद नवंबर में याद रखेंगे मेहता साहब, पूरा नाम इनका है FS मेहता, अर्थात इन्हें फिरोज शाह मेहता कहा जाता है। और याद रखेंगे कि गोखले और फिरोज शाह मेहता ये दोनों नरम दल वाले नेता थे और इन दोनों से तिलक साहब को कोई पड़ता नहीं था। और मुख्य मुद्दा सूरत विभाजन जो हुआ था इसी आधार पर कि लाल बाल पाल एक तरफ थे और गोखले मेहता और अन्य नरम दल वाले एक तरफ थे। तो गोखला और गोखले के बारे में एक चीज और याद रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे। ये एल्फिंस्टन कॉलेज में दोनों साथ साथ पढ़े हुए थे, दोनों मैथ के प्रोफेसर भी थे, लेकिन दोनों की विचारधारा काफी अलग थी। और इन्हीं दोनों की विचारधारा अलग होने का परिणाम यह हुआ कि साथ में कांग्रेस 2 भागों में नरम दल और गरम दल भाग में बट गई थी। अब आता है गोखले फरवरी में मर जाते हैं और मेहता नवंबर 15 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और गांधी जब 15 में अफ्रीका से लौटकर भारत आते हैं तो यह
राजनीति में उतरना चाहते हैं, किंतु गोखले इनको उतरने से मना करते हैं कि तुम अभी नए हो भारत के लिए, तो पहले भारत का के राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो और तब जाकर तुम राजनीति में प्रवेश करना। और इन्हीं के सुझाव पर गांधी कुछ दिन तक राजनीति से दूर रहे। तो 15 की 3 प्रमुख घटना आप याद रखेंगे कि जनवरी में गांधी का भारत आगमन, फरवरी में गोखले की मृत्यु और नवंबर में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। और ये दोनों नाम इसलिए प्रमुख है कि ये दोनों बाल गंगाधर तिलक या गरम दल के धूल विरोधी नेता थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इससे नरम दल और गरम दल में थोड़ी आपसी लगाव प्रेम बढ़ने का एक उम्मीद जगता है। और तब तक गांधी भी भारत आ चुके होते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में तिलक तब तक रफ्तार पकड़ चुके हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों को ये हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ब्रिटेन एक तरफ और जब जर्मनी और तुर्की एक तरफ हो गए और तुर्की का जो खलीफा का पद था, इस पद के साथ जब अंग्रेजों ने छेड़खानी स्टार्ट कर दी तो इससे मुसलमान अंग्रेजों से खफा हो गए। यह 14 और 15 का ये कुछ बैकग्राउंड ऐसा तैयार हुआ। अब इसका परिणाम क्या निकला भारत के नजर से? तो 14 में जब तिलक एक्टिव हो गए और 15 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो गरम दल और नरम दल के पास आने का एक उम्मीद जगा। और दूसरा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की के मामले में अंग्रेजों ने अड़ंगा डालना प्रारंभ कर दिया खलीफा के पोस्ट को लेकर, तो जो मुसलमान कांग्रेस से अलग हो गए थे अब वह भी कांग्रेस की तरफ आने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो 14 और 15 का बैकग्राउंड कुछ ऐसा हुआ। अब साल आता है 1915 का। यहां एक चीज और याद रखेंगे कि 15 में जो एक बैठक हुई थी यहां पर कांग्रेस की बैठक और यही याद है मुस्लिम लीग की बैठक, इन दोनों की बैठक एक ही जगह हुई थी और वो था बंबई। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर कि 1915 अर्थात जो 16 के ठीक एक साल पहले जो 1915 है, तो 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की बैठक होगी बंबई में। अब चूंकि जब दोनों एक ही शहर में बैठक होगी तो दोनों की मुलाकात भी आपस में होगी और नजदीकियां काफी बढ़ेगी इस बैठक के बाद। और इसी बैठक 1915 में याद रखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा एक अच्छा काम, अच्छी पहल की जाएगी यह कि एनी बेसेंट एक ऐसा जजमेंट पास करवाने में इस अधिवेशन में भूमिका निभाएंगी जिससे कि जो 7 के बाद जो 1908 में जो एक अधिनियम बनाया गया था, नियम ऐसा बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा कि गरम दल वाले कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं, उसी नियम को इन्होंने यहां पर खत्म करवाया था एनी बेसेंट ने। तो 1915 में याद रखें कि 3 नाम मुख्य रूप से आप याद रखेंगे, एक तिलक, दूसरा एनी बेसेंट और तीसरा जो शायद मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप याद रखेंगे। प्रारंभ में याद रखेंगे कि जब बंबई में यह अधिवेशन था तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर हुआ करते थे। और इनका प्रयास था कि ये जो कांग्रेस 2 भाग में बट गई है गरम और नरम दल में, ये दोनों एक हो जाए। और जब इन दोनों को मिलाने का प्रयास किया था जिन्ना साहब ने, तो जिन्ना साहब को याद रखें कि सरोजनी नायडू के द्वारा इन जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा गया था। किस आधार पर? तो इनको मिलाने के पीछे इनका भी काफी बड़ा योगदान रहा। तो जिन्ना, तिलक और एनी बेसेंट, तिलक क्या किए तो 6 साल की जेल की सजा काटने के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियां तेज कर दी और गोखले और मेहता के मरने के पश्चात तिलक नरम दल वाले के काफी निकट आए। जिन्ना के सहयोग से क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बैठक बंबई में होती है और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। और एनी बेसेंट 15 में क्या करें कि इस बंबई अधिवेशन में एक ऐसा नियम पास करवा लेंगे जिससे कि गरम दल वाले कांग्रेस में शामिल हो सके। इन 3 घटनाएं का परिणाम यह निकला कि 1916 में बैठक बुलाई गई थी। और यह बैठक कहां बुलाई गई? तो याद ही होगा, यह बैठक यूपी के लखनऊ में यह बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस की। और इस बैठक की अध्यक्षता याद रखेंगे A.C. मजूमदार। 1916 के
लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार, पूरा नाम होता है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ, इस अधिवेशन में 3 काम याद रखेंगे। जो 1906 में मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई, तो यहाँ पर 2 मिलन याद रखेंगे आप लोग। एक तरफ मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ यहाँ पे फिर 2 भाग उसको बांट लेंगे, तो नरम दल और गरम दल। तो इस लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल भी कांग्रेस में शामिल हो गए और मुस्लिम लीग भी मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस में शामिल हो गई। और 15 में जो दोनों की बैठक बंबई में बुलाई गई थी, तो 16 में भी दोनों की बैठक लखनऊ में ही बुलाई गई और इसी को नाम दिया गया है लखनऊ पैक्ट। तो पैक्ट एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है समझौता। तो लखनऊ पैक्ट अर्थात लखनऊ में यह बैठक हुई थी और इसी बैठक में समझौता यह हुआ कि गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग आपस में एक मंच पर आएंगे और एक हो जाएंगे और इसी घटना को इतिहास में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो मुस्लिम लीग 1906 में कांग्रेस से अलग हो गई थी, वह 10 साल के बाद 1906 में याद रखेंगे पुनः कांग्रेस में शामिल हो गई। तो यह 1906 का लखनऊ पैक्ट हुआ। अब यहां यह लगा कि हिंदू मुस्लिम अर्थात कांग्रेस एक हो गई, मुस्लिम लीग एक हो गई, तो अंग्रेजों को अब इसी वक्त भारत में याद होगा तो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है और इस प्रथम विश्व युद्ध के दौर में अंग्रेजों को, ब्रिटेन वालों को भारतीयों का सपोर्ट चाहिए और भारतीयों में आप देख रहे होंगे तो कांग्रेस पहले से ही खफा है इस ब्रिटिश से। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की में खलीफा के पोस्ट में अड़ंगा डालने से मुसलमान भी इन ब्रिटिश के खिलाफ आ चुके हैं और इसी का परिणाम निकला कि लखनऊ में सारे एक हो चुके हैं। अब इसे एकता से अंग्रेजी सरकार घबरा जाएगी और उसका खामियाजा क्या होगा, तो अगले साल 1917 में निकलेगा। अब 17 का साल याद रखेंगे तो यहां से एक नए युग की शुरुआत होगी और इसे नाम दिया जाता है गांधी युग। और 1905 बंगाल विभाजन से लेकर 1917 तक का जो यह दूरी आप देख रहे होंगे, इस दूरी को नाम दिया गया है गरम दल वालों का वर्चस्व था यहाँ पर। तो 1905 से 1917 गरम दल, 1885 से 1905 तक नरम दल का प्रभाव देखा जाएगा और 17 से जो स्टार्ट होगा जब गांधी इसी चंपारण की धरती से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे तो यहां से फिर गांधी युग की शुरुआत होगी। तो उम्मीद है कि यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार पुनः रिकॉल कर लिया जाए। 5 में बंगाल बांटा गया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए। 6 में यह एकता भंग हुई और कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग होकर एक नई पार्टी बना डाली मुस्लिम लीग। 7 में बची हुई कांग्रेस भी अलग हो गई। 8 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई और 8 में ही तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया। 1909 में जिस लक्ष्य से बंगाल को बांटा गया था उसी लक्ष्य को 9 के अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव लाकर पूरा किया गया और कहा गया कि मुस्लिमों का चुनाव अलग होगा और मुस्लिमों का चुनाव केवल मुस्लिमों के द्वारा किया जाएगा। और इन सारी घटनाओं के वक्त याद होगा तो मिंटो द्वितीय का यह कार्यकाल चल रहा था। अब 1910 में याद रखेंगे कि नवंबर महीने में 1910 में एक चेंज होगा वायसराय और इस वायसराय का नाम था चेम्सफोर्ड, याद रखेंगे आप लोग, सॉरी हार्डिंग द्वितीय। तो 1910 से 16 तक याद रखेंगे आप लोग। नवंबर 10 से 4 अप्रैल 1916 तक जो वायसराय का पद होगा वह हार्डिंग द्वितीय के द्वारा संभाला जाएगा। इनका कार्यकाल क्या होगा 1910 से 1916। तो यहां से सवाल यह पूछेगा आपसे, यदि सवाल पूछे आपसे कि दिल्ली में दरबार का आयोजन किस लॉर्ड के समय किया गया, हार्डिंग द्वितीय के समय। 1912 में जब राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तो उस वक्त लॉर्ड कौन था, हार्डिंग द्वितीय। 14 में प्रथम विश्व युद्ध के समय पूछे या 15 में गांधी के भारत आगमन के समय या गोखले की मृत्यु या मेहता की मृत्यु के समय पूछे तब भी हार्डिंग द्वितीय। और लखनऊ पैक्ट मुख्य होता है कि लखनऊ पैक्ट के समय
अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय याद रखेंगे आप, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ याद रखेंगे कि जो लखनऊ पैक्ट होगा और होम रूलिंग होगा, तो होम रूलिंग याद रखे 28 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था। और जैसा कि आपको बताया गया है कि 4 अप्रैल को 1916 में हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल खत्म होगा और यहां से एक नए 1916 4 अप्रैल से याद रखेंगे आप लोग, 16 से 21 ये भी अप्रैल ही होगा। तो 1916 से 1921 तक अब चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय हो जाएंगे। तो 3 नाम यहां पर याद रखेंगे, एक नाम मिंटो द्वितीय का, मिंटो सेकेंड 1905 से 1910 तक, दूसरा हार्डिंग सेकेंड 10 से 16 4 अप्रैल महत्वपूर्ण होगा, और तीसरा नाम आएगा चेम्सफोर्ड का 4 अप्रैल 16 से पुनः अप्रैल 21 तक याद रखेंगे, 2 अप्रैल तक होगा चेम्सफोर्ड का कार्यकाल होगा 16 से 21। तो यदि पूछे कि होम रूल लीग आंदोलन के समय वायसराय का नाम चेम्सफोर्ड, यदि पूछे लखनऊ पैक्ट के समय वायसराय का नाम तो चेम्सफोर्ड हो जाएगा। इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रहिए कि 16 में जब पद चेंज हो रहा है, हार्डिंग जा रहे हैं और चेम्सफोर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पर डेट बिल्कुल भी आप याद रखें 4 अप्रैल का होगा। तो होम रूल लीग आंदोलन और लखनऊ पैक्ट चेम्सफोर्ड के समय होगा। अब तो 9 का मामले में तो सुधार आ चुका होगा। 11 में दिल्ली दरबार लगेगा और बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और राजधानी चेंज की घोषणा की जाएगी। 12 में राजधानी बदल दी जाएगी। अब 14 में क्या हुआ? तो तिलक को मांडले जेल से रिहा किया गया और 14 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तिलक गरम दल के विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो मुस्लिम होंगे वह अंग्रेज से खफा होकर अब मुस्लिम लीग कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ करेगी। 15 में गांधी भारत आ चुके होंगे 9 जनवरी को, और फरवरी में 19 फरवरी को गोखले की और नवंबर में फिरोज मेहता की मृत्यु का परिणाम यह निकलेगा कि तिलक नरम दल या कांग्रेस के और निकट आएंगे। और 15 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की अधिवेशन जो है बंबई में बुलाई जाएगी और इसमें जिन्ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे, जिसके कारण कि इन्हें सरोजिनी नायडू के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा जाएगा। इसी 15 के अधिवेशन में एनी बेसेंट एक ऐसा नियम पारित करवाएंगी जिससे कि गरम दल वाले भी अब कांग्रेस में शामिल हो सके। और इसका और एक घोषणा होगी 15 में कि जो अगली साल बैठक होगी 16 में, तो इस 16 की बैठक लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ साथ करेंगे। और इसी 1916 के अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट के जरिए गरम दल और नरम दल आपस में एक हो जाएंगे और मुस्लिम लीग भी एक हो जाएगी। बट यहाँ एक गलती हमसे हो जाएगी और गलती यह होगी कि मुस्लिम लीग जो कि सांप्रदायिक चुनाव की घोषणा मार्ले मिंटो सुधार में किया गया था, इस सांप्रदायिक चुनाव की बात कांग्रेस के द्वारा मान लिया जाएगा। और यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि इस लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग को एक करने के लिए कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन की बातों को मान लिया था। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का बीजारोपण कहा जाए किस संधि में हुआ था, इस लखनऊ पैक्ट में पाकिस्तान का बीजारोपण पूरा कर दिया गया। एक बात याद रखेंगे, बंगाल विभाजन से पाकिस्तान के बीजारोपण का प्रारंभ होगा। मार्ले मिंटो सुधार यदि पूछे कि किस अधिनियम को पाकिस्तान का बीजारोपण कहा जाता है, तो आंसर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार होगा। और किस समझौते को पाकिस्तान का बीजारोपण कहा जाता है, तो लखनऊ पैक्ट होगा। इतनी बातें आप लोग उम्मीद है कि अब तक आप लोगों के पल्ले पड़ चुकी होगी। तो यहीं से अब एक सवाल निकलेगा, 16 के बाद गांधी का, 17 से गांधी का युग प्रारंभ होगा। इस पूरे घटनाक्रम से आपके लिए केवल एक सवाल है और आप यह सवाल बताएं कि जो बीजी तिलक को जो मांडले के जेल में बंद किया गया था, यह मांडले का जेल कहां है? आसान सवाल आपके लिए है
कि तिलक साहब को जो मांडले जेल में बंद किया गया था, तो यह जेल कहाँ है, जल्द से जल्द आप कमेंट करके बताएं, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो इतिहास हुआ 1905 से 10 एक चरण देखा गया, दूसरा 1910 से 16, अब तीसरा जो होगा ये होगा 1917 से स्टार्ट होगा और ये गांधी युग के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर केवल 3 सालों को शामिल करें, 1917, 1918 और 1919 का होगा। और इसी 1919 के अधिनियम के पास पहुंचने के लिए ये सारा इतिहास पढ़ा जा रहा है हमारे द्वारा। एक अधिनियम ऊपर पढ़ा गया था 1909 का, मार्ले मिंटो सुधार, और इसके 10 साल बाद एक आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यह क्यों लाया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, इसी की भूमिका के लिए ये इतिहास तैयार किया जा रहा है। अब 16 में लखनऊ पैक्ट हो चुका है। अब 17 से गांधी का आगमन कहां से होगा, तो 17 से याद रखेंगे 17, 18, यह 2 साल गांधी के लिए बहुत ही प्रमुख होगा। और 17 में याद करेंगे तो एक घटना थी चंपारण सत्याग्रह। 1918 में 2 घटना आप याद रखेंगे, एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और दूसरा खेड़ा आंदोलन। तो यहां पर 17 में चंपारण सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन और 18 में ही खेड़ा आंदोलन। ये याद रखेंगे कि यह मार्च की घटना है, दोनों घटना, यह भी मार्च में हुई है और यह मार्च में, और यह अप्रैल की घटना चंपारण वाली। तारीख याद रखना चाहते तो 15 अप्रैल आप याद रख सकते हैं इसको। तो पूछा जाता है आपसे कि गांधी के 3 प्रारंभिक आंदोलन का नाम बताएं, तो उसके लिए एक ट्रिक आप याद रखेंगे, CAK। CAK का मतलब होगा C से चंपारण सत्याग्रह, A से अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन और K से खेड़ा आंदोलन। अब सवाल है कि क्यों होगा, तो चंपारण सत्याग्रह याद रखेंगे तो यहां पर 3 कठिया व्यवस्था, के खिलाफ यह आंदोलन था। यह अहमदाबाद का जो मिल मजदूर था यह याद रखेंगे प्लेग बोनस को लेकर था, और खेड़ा आंदोलन किसान कर को लेकर था। अब यहां पर याद रखें कि चंपारण सत्याग्रह मूलतः 3 कठिया अर्थात उसको 3/20 व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके ऊपर भी काफी रोचक जानकारी यह है कि जब 1916 का लखनऊ में जब बैठक हो रहा था 16 का, तो इसी लखनऊ बैठक में ही एक बहुत ही अनपढ़ लेकिन जिद्दी इंसान थे जो इस लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे हुए थे, और उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। अब इनसे किसी ने कहा था कि 16 अब याद होगा तो 14 में तिलक जेल से रिहा हो चुके हैं और 16 में मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल आपस में मिलने वाले हैं। तो जो यह अधिवेशन होने वाला था इस समय तक तिलक काफी फेमस हो चुके थे और गांधी अभी जस्ट भारत आए हुए ही थे, तो गांधी उतने फेमस भारत में नहीं थे। तो राजकुमार शुक्ल एक अनपढ़ किसान जो चंपारण के थे, लेकिन याद रखेंगे बहुत ही बड़े जिद्दी थे यह। इनसे किसी ने कहा कि यदि तुम तिलक से मिलते हो जाकर और तिलक को इस 3 कठिया व्यवस्था की तुम
व्यथा सुनाओगे तो शायद तिलक के द्वारा इस व्यवस्था को चंपारण से खत्म किया जा सकता है। तो इसी तिलक साहब को इस चंपारण की व्यथा सुनाने के लिए राजकुमार शुक्ल चंपारण से लखनऊ गए हुए थे, लखनऊ अधिवेशन गए। लेकिन जब इस अधिवेशन में पहुंचे थे तो यहाँ उनका झुकाव तिलक से ज्यादा गांधी की तरफ हो गया और यहाँ यह अड़ गए कि हम गांधी को ही चंपारण की धरती पर लाकर ही रहेंगे। और गांधी जहां जहां जा रहे थे उनके पीछे पीछे ये राजकुमार शुक्ल जा रहे थे और इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हुजूर, चंपारण में किसानों की दशा काफी खराब है, आप यहाँ आए। और गांधी बार बार इन राजकुमार शुक्ल को अनदेखा कर रहे थे। और यहाँ एक नाम याद रखेंगे, ब्रज किशोर कुमार का, जो कि जयप्रकाश नारायण के ससुर थे और उस वक्त काफी बहुत बड़े वकील थे। तो राजकुमार शुक्ल बार बार गांधी को यह कहकर बोला करते थे कि कृपया एक बार आप ब्रज किशोर कुमार से इस चंपारण की व्यथा सुन तो लीजिए। और बार बार गांधी जी इसको अनदेखा अनसुना कर रहे थे। तो लखनऊ अधिवेशन में गांधी तैयार नहीं हुए चंपारण आने के लिए और शुक्ल कह रहे थे कि हुजूर, लखनऊ से चंपारण काफी दूर नहीं है, आप चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन यह लखनऊ से गांधी जी बात माने नहीं और कहां बढ़ गए, तो गांधी जी लखनऊ चले गए। अब ये इतने जिद्दी थे राजकुमार शुक्ल कि लखनऊ से पीछा करते करते कानपुर भी पहुंच गए। कानपुर में एक सफलता इनको हाथ लगी या कि गांधी ने अनमने ढंग से यह कहते कि ठीक है, हम तुम्हारी बातों के ऊपर विचार करेंगे और आगे प्रयास करेंगे यहाँ पर आने का। लेकिन फिर भी यह माने नहीं और गांधी कानपुर से अहमदाबाद, जहां पे इनका आश्रम भी था, तो गांधी जी लखनऊ से कानपुर गए और कानपुर से पुनः अहमदाबाद चले गए। और राजकुमार शुक्ल भी इतने जिद्दी कि अभी कानपुर से अहमदाबाद पहुंच गए। तो अंततः जाकर गांधी को इनकी जिद के आगे, गांधी की एक किताब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिनको गुजराती भाषा में गांधी जी ने लिखा है, उसी किताब में गांधी जी लिखते हैं कि एक अनपढ़ किंतु जिद्दी किसान के आगे मुझे अंततः समर्पण करना पड़ा। और गांधी जी तब जाकर भारत आने को तैयार हुए, चंपारण आने को तैयार हुए। लेकिन गांधी ने एक बात कही थी राजकुमार शुक्ल से कि देखो, लखनऊ के बाद जो अगला 16 के बाद 1917 में एक अधिवेशन होने वाला था कांग्रेस का, और यह अधिवेशन कोलकाता में होने वाला था। तो गांधी ने इनको कहा कि देखो जी, मेरा 7 अप्रैल दिन याद रखेंगे आप लोग कि 7 अप्रैल को कोलकाता जाने का मेरा प्लान है 17 में। तो यदि हो सके तो तुम वही आओ, हमसे मिलो, फिर हम तुम्हारी बातों के ऊपर विचार करेंगे, होगा तो हम चंपारण चलेंगे। अब ये राजकुमार शुक्ल इतने जिद्दी और इतने उत्सुक थे कि 7 अप्रैल के पहले ही ये कोलकाता पहुंच चुके थे। जब गांधी कोलकाता पहुंचे 7 अप्रैल को, तब फिर राजकुमार शुक्ल के साथ वह पुनः याद रखेंगे 3 दिन बाद 10 अप्रैल का समय होगा और साल होगा 1917। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ 10 अप्रैल को पहुंचेंगे कहां? पटना। और अगले ही दिन याद रखेंगे 10 अप्रैल के बाद अगला दिन जो होगा, गांधी जी पहुंचेंगे कहां? तो मुजफ्फरपुर। पूरा सुन ले, कोलकाता जाने के क्रम में कोलकाता से पटना पहुंचेंगे 10 अप्रैल को शुक्ल और गांधी, और अगले दिन सुबह मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। अर्थात 11 अप्रैल को कहा जा सकता है कि 11 अप्रैल को राजकुमार शुक्ल और गांधी पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर। और जब मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे गांधी, तो यहाँ पर एक नाम याद रखेंगे, 2-3 नाम फेमस है। एक तो आरपी राजेंद्र प्रसाद और दूसरा जेबी कृपलानी का नाम। तो जेबी कृपलानी उस समय मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। ये अपने पूरे चेला चेटियों के साथ गांधी के स्वागत के लिए आए थे और राजेंद्र प्रसाद से भी पहली मुलाकात गांधी को मुजफ्फरपुर में हुई थी। और एक और नाम था अनुग्रह नारायण सिंह, राजकुमार शुक्ल और एक नाम जयप्रकाश नारायण के ससुर ब्रजकिशोर कुमार। इन सब के साथ जत्था जब मुजफ्फरपुर से चंपारण की तरफ बढ़ेगा तो मुजफ्फरपुर के कमिश्नर इन्हें अलाउ नहीं करेंगे चंपारण आने के लिए। फिर भी
उनकी बात को नहीं मानते हुए, और यह घटना 11 अप्रैल को घटित हो रही है, और कमिश्नर की बात को ना मानते हुए भी गांधी 11 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को, यहाँ पे लिखा हुआ साल 15 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण की धरती पर पहुंचेंगे। और जब चंपारण की धरती पर गांधी पहुंचते हैं तो गांधी अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा में लिखते भी हैं कि चंपारण पहुंचने के पहले तक मुझे यह पता नहीं था कि चंपारण भी कोई स्थान है, और यह भी नहीं पता था कि किसानों की इतनी दुर्दशा चंपारण में हो रही है। तो जब 15 अप्रैल को गांधी चंपारण पहुंचते हैं, और इस 3 कठिया व्यवस्था, इसमें नियम था कि 1 बीघा, जैसे कि 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठे के ऊपर याद रखें, या पूरे जमीन के 20 भाग में से 3 भाग में किसानों को नील की खेती करनी होती थी। यह खेती करना उनके लिए अनिवार्य होता था। अब किसान नील की खेती करना इसलिए नहीं चाहते थे कि इसका 2 नुकसान था। एक तो कि नील की खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नाश होती थी, और दूसरा इससे किसानों को लाभ नहीं मिलता था। क्यों? कि सस्ते दामों में अंग्रेज इनसे नील खरीद लिया करते थे, तो कोई भी किसान नील की खेती करना नहीं चाहता था। और इसी 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने प्रारंभ किया था चंपारण सत्याग्रह। और इसी चंपारण सत्याग्रह के ऊपर 2 जी के आप याद रखेंगे कि गांधी का भारत में सबसे पहला आंदोलन पूछे तो चंपारण सत्याग्रह, यदि पूछे कि भारत का पहला असहयोग आंदोलन किसे कहा जाता है तो इसी चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है, आप याद रखेंगे। और आज क्लास प्रारंभ के शुरुआत में ही पूछा गया था आपसे कि भारत का पहला असहयोग आंदोलन किसे कहा जाता है, तो चंपारण सत्याग्रह को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से गांधी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों को की जब विजय हो गई तो गांधी का कद काफी बढ़ गया। और अगले ही साल 1918 में गांधी को खबर मिली कि उनके अपने ही गृह राज्य, जगह देख रहे होंगे अहमदाबाद गुजरात, जो कि गांधी के गृह राज्य गुजरात का ही हिस्सा है, तो अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल हुआ करता था, कॉटन टेक्सटाइल मिल, एक कपड़ा का मिल था, उस मिल में जो 1917 का जो साल था, 1917 में याद रखिए, 1917 में वहां पर प्लेग फैल गया था। और इसी प्लेग के लिए वहां के मजदूरों को मिल मालिकों के द्वारा एक बोनस के तौर पर प्लेग बोनस दिया जाता था। तो 17 में क्या फैला था? प्लेग फैल गया। और इसी प्लेग से बचने के लिए मिल मालिकों के द्वारा मिल मजदूरों को एक बोनस दिया जाता था, प्लेग बोनस। अब 17 में दिया जाता था और यह साल 18 का है। 18 में क्या किया तो मिल मालिकों ने इस प्लेग बोनस को देना बंद कर दिया। अब प्लेग बोनस को देना बंद कर दिया। और याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चीजें काफी महंगी हो गई थी और इसलिए ये प्लेग बोनस को बंद करने के खिलाफ अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे, इन लोगों के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया। और ये जिद पर अड़ गए कि ठीक है, आप प्लेग बोनस को समाप्त कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो मजदूरी है आप इसे 50% बढ़ा दीजिए। और यही मुख्य मुद्दा था कि मिल मालिक और मिल मजदूर के बीच में विरोध का मुख्य मुद्दा था कि मजदूरों के द्वारा 50% अपनी जो मजदूरी थी इसे बढ़ाने की डिमांड कर दिया इन लोगों ने। और जो मिल मालिक थे वो इस डिमांड को मानने को तैयार नहीं थे। तो जब पूरा चंपारण सत्याग्रह से गांधी कहां पहुंचेंगे तो चंपारण सत्याग्रह से गांधी पहुंचेंगे अहमदाबाद। और अहमदाबाद वाले याद रखेंगे कि इस आंदोलन में जब अंग्रेज या जो मिल मालिक होंगे जब इन मजदूरों की बात मानने को तैयार नहीं होंगे तब जाकर पहली बार यह आमरण अनशन करेंगे। तो सवाल पूछता है कि गांधी जी का भारत में पहला आमरण अनशन किस आंदोलन में हुआ था? तो अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में ही हुआ था। 50% के अगेंस्ट जो मालिक थे
वह मजदूरों को 20% का वेतन वृद्धि करने को तैयार थे, लेकिन मजदूर अड़े थे कि हमें नहीं 20% नहीं, हमें कितना 50% हमारी मजदूरी को बढ़ाइए। तब जाकर अंततः परिणाम यह निकला कि 35% पर बात तैयार कर दी गई कि ठीक है, आपको 35% आपकी मजदूरी बढ़ा दी जाएगी। और इस प्रकार से मार्च 1918 का अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हो गया और इससे भी गांधी काफी फेमस हो गए। और जस्ट एक सप्ताह बाद ही पुनः गांधी एक दूसरे आंदोलन की शुरुआत करेंगे और उसका नाम होगा खेड़ा आंदोलन, जो कि गुजरात में ही पड़ता है। और यहां पर था कि एक नियम बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि यदि किसानों की फसल 1/4 से भी कम होती है तो उनका सारा कर्ज या कर माफ कर दिया जाएगा। 1/4 से कम यदि उनकी उपज होती है तब। अब खेड़ा आंदोलन के वर्ष 1918 में क्या हुआ था कि उपज 1/4 से भी काफी कम उपज हुई थी किसानों की, और उसके बावजूद भी अंग्रेज इनसे कर वसूलने को तैयार थे। और इसी किसानों के कर वसूली के खिलाफ यह खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था मार्च महीने में 1918 में गांधी ने। और इसी खेड़ा आंदोलन में गांधी का साथ मिला था, आप याद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और इसी खेड़ा आंदोलन में यहाँ की महिलाओं ने गांधी को एक उपनाम दिया था, सरदार पटेल को एक उपनाम से पुकारा था, सरदार। और फिर आगे चलकर गांधी जी ने सरदार पटेल को सरदार पुकारा। यदि सवाल पूछे कि पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो खेड़ा आंदोलन की महिलाओं ने दिया। यदि महिलाओं का नाम ऑप्शन में ना रहे तब गांधी का नाम रहे तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। तो इस प्रकार से खेड़ा आंदोलन जो 18 में हुआ था, इसमें भी गांधी को सफलता हाथ लगी। तो आप गांधी के 3 प्रारंभिक आंदोलन याद रखेंगे, चंपारण, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन और के से होगा खेड़ा आंदोलन। और इस प्रकार गांधी काफी फेमस हो जाएंगे। और फिर हम लोग 1918 के बाद वाले साल में आएंगे 1919 में। लेकिन यहाँ चलने के पहले कुछ और भी मामला इसके पहले है जो हमें जानना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध अब समाप्त होगा और प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या प्रमुख बातें होंगी इनके ऊपर, और 1919 के अधिनियम के ऊपर और आगे के इतिहास के ऊपर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। मेरा जो अगला क्लास होगा अब मंगलवार को होगा, तो पुनः मंगलवार को 7 बजे हम लोग क्लास में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक आप लोगों से हो तो आप इन सारी घटनाओं को एक बार रिवाइज कर लें और 1918 के बाद के इतिहास को एक बार आप देख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।